आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी जहां से आपके सवाल पुटअप होते हैं, समझिए कि थ्योरी बेस्ड है, वो चीज सबसे पहले हम लोग देखेंगे और उससे जो छोटा छोटा सवाल यानी ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर 3 नंबर में जो आता है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है कि माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मैंने दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म माने, यानी एक इसके माना एक दूसरा वाला माना, इसलिए क्या हो गया युग्म। अब यहाँ सबसे दो रंग वाला बात आता है समझ में आपको कि एक तो क्या सर चर क्या है, दूसरा क्या है रैखिक समीकरण। अगर यहाँ देखेंगे तो x और y को क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, एक चर हो गया। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ये तो क्या क्या दूसरा चर हो गया। इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, ये दो चर वाले। अब बात आता है रेखिक। तो चर पर पावर यदि एक रहे तो कुछ नहीं रहता, तो पावर कितना है, एक है। तो चर पर पावर यदि एक रहे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेखिक। इसीलिए इस पूरे जो नाम दिया गया है दो चर वाले रेखिक समीकरण, यानी x और y दो चर है और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, एक है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है, रेखिक। अब आगे अगर देखेंगे x के आगे a1, y के आगे b1, ये सब जो है इसका गुणांक है, यानी x का गुणांक, y का गुणांक। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि x स्क्वायर का गुणांक, यानी x के आगे जो वाला चीज है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक बोलते हैं। तो आप समझ लिए कि कितना क्यों बोलते हैं इसको दो चर वाले, क्योंकि x और y दो चर है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको दो चर। और चर पर पावर एक है तो क्या बोलते हैं इसे, रेखिक। तो समझ लेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण इसे क्यों कहा गया। अब माने दो, क्योंकि आपके एग्जाम यानी आपके सवाल अगर जो भी पूछेगा तो वहां भी आपको दो चर माने दो चर वाले दो समीकरण देंगे, यानी दो ही देंगे, क्योंकि एक तो ये पहला वाला, दूसरा अब दो रंग का क्या देगा आपके पास, समीकरण देंगे। तो चले देखते हैं यहाँ क्या है। आपसे यहीं से सवाल, इतना सवाल आता है, जब हम एक बार पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद सब समझाने के बाद हम आपसे पूछेंगे किस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। पहले क्या दिया है, रेखा युग्म, यानी दो समीकरण दिया हुआ है। तीन रंग का इसमें बात आता है, तीन टाइप का, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों टाइप का हम बारी बारी से चेक करेंगे। रेखा युग्म, उसके बाद a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। उसके बाद हम लोग अनुपातों का तुलना करेंगे। उसके बाद अनुपातों का तुलना करके बताएंगे कि ग्राफीय निरूपण इसका किस तरह का होगा और इसका बीज गणितीय निरूपण क्या होगा। लास्ट में तब इसका बताएंगे संगत है या असंगत है। यहां से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए पहला जैसे इक्वेशन लिए हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। जैसे अगर यहाँ a1 बट्टा a2 था तो कैसे था, x के आगे वाले को a1, इसके x के आगे वाले को a2। तो यहाँ कुछ नहीं रहता, कितना रहता है, एक। तो एक और यहाँ क्या है, 3 है। तो a1 बट्टा a2 कितना निकल कर आ गया, 1 बट्टा 3। उसी तरह b1 बट्टा b2 का बात करेंगे तो यहाँ y के आगे प्लस माइनस के साथ तो कितना हो गया, -2, यहाँ क्या हो गया 4। तो b1 बट्टा b2 क्या हो गया, -2 बट्टे 4। जब c1 बट्टा c2 का बात करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 3 बट्टे -20। तो अनुपातों की तुलना में पहला हम लोग देख रहे हैं कि 1 बट्टा 3 और -2 बट्टे 4। आप ही से पूछते क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए पहला अनुपातों का तुलना में क्या कहें कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 आपस में बराबर नहीं है। यह बराबर देके जो इसे काटते हैं इसका मतलब है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। जब ये अनुपातों की तुलना में अगर आप कहा जाए कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, तब ग्राफीय निरूपण जो होता है ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या है। ये जो आता है जितना भी सवाल है आपको ग्राफ में दर्शाना रहता है। तो ग्राफीय निरूपण में एक चीज और ध्यान से देखना है क्या, कि जो भी इक्वेशन यानी समीकरण रहता है, एक समीकरण ग्राफ पर एक रेखा प्रदर्शित करेगी और वो कैसी रेखा होगी, सरल रेखा। क्या हम बोले, एक जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो एक इक्वेशन एक सरल रेखा प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ कितना ग्राफ है, दो मतलब इक्वेशन दिया हुआ है तो आप पर कितना सरल रेखा प्रदर्शित करेगी, 2। तो इसीलिए ग्राफीय निरूपण में जो पहला हम बताए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे यहाँ देखिए कि एक लाइन अगर मानते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन का लाइन मेरा L1 है और इस इक्वेशन का लाइन मेरा क्या है, L2 है। ये आपस में क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, यानी एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। यही क्या, ग्राफीय निरूपण क्या कर दिया, प्रतिच्छेद। अब आते हैं हम लोग बीज गणितीय निरूपण। यहाँ बात करता है कि बताइए इसका हल कितना होगा। तो अभी हमको क्या बताया, आपको ग्राफीय निरूपण पे यह क्या कर दिया, प्रतिच्छेद किया। तो बीज गणितीय निरूपण में क्या होता है कि जहां पर दो लाइन जितना जगह टच करे या जितना जगह एक दूसरे को काटे,
तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना जगह काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काट रहा है, इसीलिए इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल होगा, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय हल। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कितना जगह टच कर रहा है, मात्र एक ही जगह, इसलिए इसका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। अब आगे आता है संगत है या असंगत है। तो ये जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या होता है, संगत। संगत कहने का मतलब सीधा सीधा समझना है, क्या ये दोनों लाइन कहीं मिला है या नहीं मिला है। यदि मिला है तो वो क्या है, संगत है। तो प्रतिच्छेद में तो कम से कम एक जगह तो मिला था कि नहीं मिला था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, संगत। अब आते हैं उसी तरह दूसरा वाला में, क्या, जैसे 2x + 3y - 9 है इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां जब देखेंगे तो a1/a2 मेरा कितना निकल कर आ गया, 2/4, b1/b2 कितना निकल कर आ गया, 3/6, c1/c2 निकल कर आ गया कितना, -9/18। जब सबको हल करते ही कितना निकलता है, 1/2। यहाँ भी कितना निकलता है, 1/2, और यहाँ भी कितना निकलता है, 1/2। इसीलिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर। जब अनुपातों की तुलना में ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर, तब क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण में ये दोनों क्या हो गया, समपाती। कहने का सेंस है जैसे ही बराबर हो जाए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, यानी साथ साथ चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये देखिए, अगर ये बड़ा वाला लाइन को मान लेते L1 है, तो इसका छोटा वाला लाइन भी क्या है, मान लेते ये L1 था, ये L2 था, तो दोनों लाइन क्या होगा, एक ही लाइन पर चलते हुए जाएगा, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, ये क्या है, समपाती है। अब आते हैं फिर से बात कि बीजगणितीय निरूपण। हम क्या बताए अभी ऊपर वाले में कि जितना जगह टच करेगा उतना ही उसका हल होगा। यहाँ एक जगह टच कर रहा था तो केवल कितना हल, एक हल। लेकिन जब आप समपाती रेखा में देखेंगे तो क्या होगा, सब जगह, जितना जगह आप बोलिए, मतलब जितना जगह छू रहा है, हर जगह ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को छू ही रहा है, टच ही कर रहा है। इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी जितना जहां जहां देखेगा ये भी हल होगा, ये भी हल होगा, ये भी हल होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर अब आते हैं संगत और असंगत। संगत में फिर क्या बताए थे कि अगर छू रहा है, यानी एक दूसरे को यदि कहीं ना कहीं अगर टच कर रहा है वो लाइन एक दूसरे को, तब तो वो क्या हो गया, संगत। तो यहाँ तो हर जगह टच करते हुए जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक दोनों एकदम साथे चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, संगत। अब आते हैं लास्ट वाला में, क्या है, x + 2y - 4 इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। यहां भी जब अनुपात का तुलना करते हैं a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, c1/c2 कितना हो गया, -4/12। जब इसे सॉल्व करते तो ये तो 1/2 है, इसे भी सॉल्व करते तो कितना हो गया, 1/2, लेकिन जब इसे सॉल्व करते तो कितना हो गया, 1/3। मतलब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही कंडीशन आएगा अनुपातों की तुलना में a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है c1/c2 के, तब ये आपस में क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। और यहाँ देखिए तीसरा कंडीशन में क्या है, समांतर, यानी एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, समांतर। जैसे अगर ये L1 है, ये क्या है, L2, यानी ये L1 का रेखा, ये L2 रेखा है, तो ये दोनों आपस में कैसा चलेगा, हमेशा समांतर। अब आपसे कोई सवाल पूछे, जब समानांतर का बात किए तो कहीं क्या एक दूसरे को टच किया, जब टच नहीं किया तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद में एक जगह टच कर रहा था तो एक हल, जब संपाती में बात करें तो हर जगह ही टच कर रहा था, इसका मतलब अनेक हल। जब समांतर में बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, टच कहीं कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं। अब आते फिर से संगत और असंगत। इसे तो संगत देख लिए थे, इसे भी संगत देख लिए थे, लेकिन फिर से वही बात हम क्या बताए आपको कि यदि टच कर रहा है तब तो वो क्या हो जाएगा, संगत, लेकिन टच यदि नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, असंगत। इसका मतलब क्या, समांतर रेखा एक दूसरे को कभी टच करेगा जिंदगी में, नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, असंगत। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आए ना तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा देखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो। जैसे क्या क्वेश्चन है कि ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। यानी 2 क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जैसे दिख रहा है 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0 और 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0, यानी 2 रैखिक समीकरण का युग्म लिए हैं। इस 2 रैखिक समीकरण के युग्म में आपको इसका ज्ञात करना है कि क्या यह संगत है या असंगत है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया है क्या, 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0 और 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। अब ये a1 और a2 b1 b2 c1 c2 पिछले वीडियो में भी हम बता दिया, जैसे फिर भी यहाँ थोड़ा सा देखते क्या है। पहला वाला क्वेश्चन में जो है इक्वेशन में, पहला वाला इक्वेशन में x के आगे जो भी कोफिशिएंट रहता है, जो भी गुणांक रहता है प्लस और माइनस के साथ,
उसे ही क्या बोलते हैं A1, यानी A1 के जगह पे यहाँ क्या है 3 है। B1 के जगह पर अगर बात करें तो क्या आ गया, y के आगे जो भी रहता है तो उसे क्या बोलते हैं B1, प्लस माइनस के साथ, प्लस लिखा जाता नहीं है, माइनस रहता तो लिखते, तो प्लस 2 है, यानी B1 के जगह पे कितना है मेरा 2 है। अब C1 के जगह पर अगर बात करेंगे तो कितना है -5 है। ध्यान से देखना है, पहला इक्वेशन से A1 B1 और C1 मिलेगा, जैसे x के आगे वाले को क्या बोलेंगे A1, यानी A1 के जगह पे कितना निकल गया 3, B1 के जगह पे कितना निकल गया 2, तो 2 लिख दिए, C1 के जगह पे मेरा कितना निकला -5, तो -5 लिख दिए। अब उसी तरह A2 देखेंगे, B2 और C2 ये किसमें देखेंगे समीकरण 2 में, तो A2 के जगह पे मेरा कितना है 2 है, और B2 के जगह पे कितना है -3 है, और C2 के जगह पे कितना है -7 है। हम क्या बताएं कि x के आगे वाले को A2, y के आगे वाले को B2, और जो सिंपल है खाली है उसे क्या लेंगे C2। लेकिन याद रहे क्या, प्लस माइनस के साथ लेना है, यानी x के आगे तो 2, यहाँ प्लस था तो 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन y के आगे यहाँ क्या था माइनस था, इसलिए B2 के जगह पे हमने क्या लिखा है -3, और C2 के जगह पे कितना है -7। अब यहाँ से हमको सबसे पहले अनुपातों का तुलना करना है। बोलोगे सर अनुपातों का तुलना क्या होता है, जैसे देखना है देयरफॉर A1 बटे A2, क्या करना है A1 बटे A2, A1 के जगह पे कितना है 3 बटे 2, A2 के जगह पे कितना है 2 है, तो कितना निकल गया A1 बटे A2 मेरा कितना निकल गया 3 बटे 2। अब अगला देखेंगे हम लोग क्या B1 बटे B2, ध्यान से देखना B1 के जगह पे कितना है 2 है, बटे B2 के जगह पे कितना है -3 है, यानी इसको करेंगे तो कितना हो गया -2 बटे 3। तो ध्यान से देखना है कि ये रहा A1 बटे A2 और ये रहा B1 बटे B2। A1 बटे A2 मेरा कितना है 3 बटे 2 है, B1 बटा B2 मेरा कितना है -2 बटे 3 है। तो क्या आपको यह बताना है कि क्या A1 बटा A2 जो 3 बटा 2 है और B1 बटे B2 जो -2 बटा 3 है, क्या ये आपस में बराबर है, तो बोलेगा नहीं सर ये तो आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है क्या हो गया कि A1 बटा A2 मेरा बराबर नहीं है किसके B1 बटे B2 के। अब मैंने यहाँ ध्यान से देखना एक चीज, फिर से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या कि यदि मेरा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं रहे तो इसका हम C1 और C2 को चेक करने का मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला ही कंडीशन हमको फुलफिल कर रहा है क्या A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। और याद कीजिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि यदि A1 बटा A2 और B1 बटे B2 नहीं रहेगा तो ये दोनों आपस में कैसा रेखा करेगी, क्या करेगी वो प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेदी रेखा करेगी। क्या करेगी? ये आपस में रेखा कैसा हो जाएगा प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद में बताए भी थे कैसा, ऐसे बताए थे कि ये दोनों लाइन क्या कर जाएगी आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ये जब आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तब वो पता चलेगा। ये अगले कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे कि ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ध्यान देना क्या बताए हम अभी कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 जैसे हो जाए तो ये क्या हो जाएगी प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। और जैसे ही प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या बताना है, इसका केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। और हम कल बताए थे क्या केवल एक हल या अनेकों हल, यानी दो स्थिति था, एक तो था प्रतिच्छेद कर रही थी और दूसरा कब, जब क्या हो रहा था संपाती हो रहा था, यानी तीनों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी इस स्थिति में क्या हो रहा था संपाती हो रहा था। तो दोनों स्थिति में हमारा क्या हो जाता है संगत होता था। कब? जब मेरा प्रतिच्छेद करे और दूसरा क्या संपाती हो। और प्रतिच्छेद कर रहा है इसका केवल एक हल है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरा संगत है। क्या है? यहाँ लिख देंगे लास्ट में क्या है संगत है। ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि पूछा ही था कि ज्ञात करना है संगत है या असंगत है। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरह कि एक क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। फिर से यहाँ वही चेक करेंगे, A1 के जगह पे समीकरण पहला वाला में देखेंगे A1 B1 और C1। तो A1 के जगह पे 2, B1 के जगह पे -3, C1 के जगह पे -8। याद रखिएगा प्लस माइनस के साथ लेने बोले हैं। अब A2 के जगह पे देखेंगे तो कितना आ गया 4, B2 के जगह पे कितना आ गया -6 और C2 के जगह पे कितना आ गया -9। चलिए अब फिर से वहां देखते क्या करेंगे हम लोग। अब अनुपातों का तुलना करेंगे। क्या करेंगे A1 बटे A2 लेंगे सबसे पहले, तो कितना हो गया 2 बटे 4, यानी इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2 जब काटेंगे तो। अगला देखते हैं क्या B1 बटे B2 लेते हैं, तो यहाँ B1 के जगह पे कितना है -3 बटे -6, ये माइनस माइनस कट गया, 3 बटे 6 यानी कितना हो गया 1 बटे 2, ये भी हो गया। जब C1 बटे C2 को लेते हैं देखते क्या होता है, ऊपर में है -8 नीचे है -9, जब इसे करेंगे तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 8 बटे 9। ध्यान से देखना है
A1/A2 कितना निकला 1/2, B1/B2 भी कितना निकला 1/2, लेकिन C1/C2 मेरा कितना निकल गया 8/9। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सर क्या कि A1/A2 ये तो बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ किसके C1/C2 के। और ये कंडीशन हम बताए थे, 3 कंडीशन बताए थे। पहला तो ये बताए थे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा कंडीशन बताए थे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है किसके C1/C2 के। अब आखिरी जो कंडीशन है क्या है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर नहीं है C1/C2 के। जैसे ही ये कंडीशन आ जाए तो समझ लेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में कैसा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, समांतर रेखा। समांतर रेखा का कहने का मतलब है जैसे एक लाइन ये गया, दूसरा लाइन ये, यही होता है। जैसे L1 है, ये क्या है L2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर। और जैसे ही समांतर हो जाएगा तो क्या ये आपस में कहीं मिला, तो नहीं मिला। इसका मतलब इसका कोई क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में ये क्या हो जाता है, संगत या असंगत। तो कल क्या बताए थे, तो असंगत। क्या हो जाता है, असंगत। क्यों असंगत बताए थे, क्योंकि ये आपस में कहीं मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा देखेंगे। यकीनन हमें जहां तक लगता है इसमें हम आज एक मेथड को देखेंगे, जिस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। जैसे सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें। तो सबसे पहले अगर हल करेंगे तो हल करने के बारे में हमको पता चल जाएगा कि आखिर प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, कि जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन अगर कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझा रहे, बना दीजिएगा। जैसे यहाँ लास्ट में फिर आएगा y = mx + 3, यानी किसका वैल्यू निकालना है। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा दिए हैं, m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y = mx + 3। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, दिया हुआ है क्या कि 2x + 3y = 11, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 2x - 4y = -24, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इसको किस विधि से हल करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखेंगे मेरा क्या है, 2x + 3y = क्या है, 11 है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, या तो x को अलग कर देंगे या तो y को अलग करेंगे। चलिए हम लोग किसको अलग करते हैं, x को, यानी 2x बराबर अगर क्या लिख सकते हैं, ये 11 है प्लस 3y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू बोले निकालेंगे, सबसे पहले x का अलग करेंगे। तो 11 - 3y बटे कितना हो गया, 2। इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब ध्यान से देखना क्या है, ये जो x का वैल्यू निकाले, किससे निकाले हम लोग, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से जो निकाले समीकरण 3 यानी x का वैल्यू, इस x का वैल्यू को हम लोग किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। क्यों निकाले हैं, किससे, समीकरण 1 से। यही जो x का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इसी को क्या बोल दिया हम लोग, प्रतिस्थापन। यानी एक तो मान निकालकर दूसरे इक्वेशन में रखना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में ध्यान से देखना क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि निकाले हैं किससे, समीकरण 1 से। यानी जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, तब तो निकलेगा मेरा क्या। तो जिस समीकरण से निकाले आपके बार दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलिए देखते हैं क्या होगा, x का मान रखने पर। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लीजिए, 2x - 4y = -24। अब यहां से हम लोग किसका वैल्यू रखना है, x का मान रखना है, यानी 2 x के जगह पे कितना है, 11 - 3y बटे 2 -4y = -24। जब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये दो क्या हो गया, कैंसिल। बच क्या गया इधर, ध्यान से देखना क्या बच गया है, अब आपका 11 - 3y, और इस साइड क्या बच गया है, -4y बराबर कितना बच गया है, -24। ध्यान से देखना क्या है, ये 11 - 3y और ये क्या, -4y बराबर कितना बच गया, तो उधर -24। अब जब इसको ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया 11 -3y -4y, यानी दोनों सेम है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, -7y। ध्यान से माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे, -3 - 4 बराबर क्या हो गया, -7। इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -24। अब फिर से देखेंगे, -7y बराबर क्या हो जाएगा, -24। ये +11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11। ध्यान से देखिए, फिर -7y
जब इसे जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा -35। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 पचे 35, यानी यहाँ अगर देखिएगा तो क्या हो गया y का मान मेरा निकल गया। y का मान मेरा कितना निकला है 5। क्या निकला y का मान 5। अब क्या करेंगे, ये y का जो वैल्यू निकला है इसको किसमें रखेंगे समीकरण 3 में, यानी क्या करेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं समीकरण 3। क्या था समीकरण 3 में, x बराबर 11 माइनस 3y बटे कितना था 2। तो ध्यान से देखिए 11 माइनस 3, y के जगह पे कितना है 5 बटे 2। ध्यान से 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 बटे 2। जब 11 में 15 घटा तो कितना बचेगा -4, अब बटे 2, यानी इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी मेरा x का वैल्यू कितना निकल गया -2। अगर ये इक्वेशन सिर्फ दिया रहता और आपसे पूछता कि इसका हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात करने का मतलब है x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो यही मेरा आंसर निकल जाता। लिख देते x बराबर -2 और y बराबर 5, ये क्या हो जाता मेरा आंसर। लेकिन और आगे सवाल में पूछा था क्या, हल करके, यानी हल तो करना ही था, m का मान ज्ञात कीजिए कब, जब y बराबर मेरा क्या हो mx प्लस 3। यानी अब कहेंगे फिर से देखिएगा क्या, अब हम लोग क्या निकालेंगे, y बराबर क्या दिया हुआ है आपका mx प्लस 3। ध्यान से अब यहाँ फिर देखिएगा y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 5 निकाले, उसके बाद m x का वैल्यू कितना निकाले हैं तो -2, तो रख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या हो गया 3। जब इसे आप लोग हल कीजिएगा फिर ये कितना हो जाएगा -2m प्लस कितना हो गया 3। जब ये 5 ये प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा -2m, यानी ये कितना निकल गया 2 बराबर कितना हो गया -2m। ध्यान से जब इसको कट करेंगे तो हमला क्या निकल जाएगा 1, यानी 1 बराबर ये किधर हो गया -m, यानी हम लोग जब चलेंगे तो m बराबर ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी कितना वैल्यू निकल गया m बराबर -1। और यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्योंकि यही पूछा था m का